नमस्कार दोस्तों, उपस्थित हूँ एक नई वीडियो के साथ। हाँ जी हाँ, आज मैं आपके सम्मुख बोलता हुआ नज़र नहीं आऊँगा, लेकिन आप मेरी आवाज़ सुन सकते हैं। कुछ कारण है जिस वजह से सिर्फ वीडियो मात्र अपलोड करनी पड़ रही है। तो अब जो है हम जो हमारी एक नई श्रृंखला है शेमुशी भाग 1 और 2 वाली जो श्रृंखला है, इसको हम प्रारंभ करेंगे। ठीक है, इसमें हम जो है सबसे पहले भूमिका को पढ़ने वाले हैं और इसमें जो भी अब थोड़ा सा आपको लगेगा कि हाँ, हम वास्तव में टीजीटी की तैयारी कर रहे हैं। अभी तक आपको ऐसा प्रतीत हो रहा होगा ये तो सामान्य सी अध्ययन है, लेकिन अब थोड़ा सा आपको लगने लगेगा। तो इसमें जो है भूमिका से प्रारंभ करेंगे और इसमें सारी चीजें स्पष्टतया भूमिका में बताई गई हैं। कुछ ज्यादा वाइड आना नहीं चाहिए, पर एज अ टीजीटी संस्कृत एस्पिरेंट अगर मैं टीजीटी संस्कृत की तैयारी कर रहा होता तो मैं कैसे करता, ये चीजें मैं आपको बताता हुआ चलूंगा। तो चलिए हम लोग प्रारंभ करते हैं आज की कक्षा को। आज की कक्षा को हमने इस भूमिका को 2 भागों में बांटा है। तो आज हम जो पढ़ने वाले हैं सिर्फ एक भाग पढ़ेंगे, पार्ट 1। एक भाग आपको कल मिलेगा। तो इसी के साथ, इन्हीं सब चीजों के साथ हम लोग प्रारंभ करते हैं। उम्मीद करता हूं आप लोग तैयारी अच्छे से कर रहे हैं और कोई भी समस्या नहीं आ रही है आपको। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। संस्कृत भूमिका है ना, किसी भी पाठ, किसी भी पुस्तक की कोई ना कोई एक भूमिका जरूर होती है जो उसके एक हमको संक्षिप्त में उस किताब के लक्ष्य के बारे में बता देती है, किताब का उद्देश्य क्या है। तो किसी भी पुस्तक के लिए एक भूमिका का होना बड़ा आवश्यक है, जिसमें लेखक संक्षिप्त में उस किताब के उद्देश्य को वर्णित कर देता है। उस किताब का क्या लक्ष्य है, क्या उसमें हम पढ़ने वाले हैं, कैसे वो हमारे विचारों को बदलने में समर्थ हो पाएगी, ये सारी चीजें किसी भूमिका में ही हमको मिलती हैं। ठीक है, तो लेखक के जो है, अब ये क्योंकि एनसीईआरटी की किताब है, लेखक एक इसका नहीं है, लेखक इसके क्योंकि एक पूरी समिति बनती है। आप देखेंगे एनसीईआरटी पुस्तक के प्रारंभ में ही पाठ्यक्रम समिति करके है, उसमें कितने लोग होते हैं, वो सारे लोग जरूर इसमें जो है योगदान देते हैं इसको लिखने में। चलिए तो हम लोग प्रारंभ करते हैं। संस्कृत विश्व की प्राचीनतम भाषाओं में से एक है। जी हाँ, इसका साहित्यिक प्रवाह वैदिक युग से आज तक अबाध गति से चल रहा है। बिल्कुल सही बात है, इसका साहित्यिक प्रवाह अभी तक नहीं रुका है और आज जहां से ये प्रारंभ हुई ना, उस समय से लेकर के आज तक इसमें कोई भी जो है रुकावटें आई हैं, विघ्न आए हैं, लेकिन ये बंद रुका नहीं, बिल्कुल चलता रहा। श्रद्धावश लोग इसे देववाणी तथा सुर भारती भी कहते थे। यह अधिसंख्यक भारतीय भाषाओं की जननी। देखो यहाँ पर संपूर्ण भाषाओं की हम लोग कहते हैं ना, कभी कभी फ्लो में बोल देते हैं, संस्कृत जो है संपूर्ण भाषाओं की जननी, ऐसा नहीं है, ध्यान रखिएगा। ये अधिसंख्यक लिख दिया यहाँ पे, है ना, बहुत ज्यादा संख्या में, मतलब ज्यादातर भारतीय भाषाओं की जो है ये जननी है। और जननी से तात्पर्य आप देखेंगे यहाँ पर थोड़ा सा, मैं और थोड़ा आपको यहाँ पर जब इतना लिख दिया है तो थोड़ा सा आप ना, अगर मैं एक टीजीटी संस्कृत का एस्पिरेंट होता तो ये भारतीय भाषा लिख दिया है तो मैं थोड़ा सा बाहर जाता है, जो कि इंडो यूरोपियन भारोपीय परिवार में ऐसी कौन सी 2-4 मुख्य भाषाएं जिनकी संस्कृत को आप सिमिलर समान भाषा कह सकते हैं या संस्कृत से उनकी समानता मैच होती है, उनको भी मैं जानने की प्रयास जरूर करता। तो अन्य या फिर कहिए भारोपीय भाषाओं में ऐसी कौन कौन सी भाषाएं हैं जो संस्कृत से समानता, जिनकी समानताएं हैं, है ना। आपको सबसे पहले मिलेगी इसमें जर्मन, मैं बता देता हूं आपको, है ना, जर्मन मिलेगी। जर्मन के भी 2 पार्ट हैं, है ना, उच्च जर्मन और निम्न जर्मन। ठीक है, अगर आप लोगों में से थोड़ा बहुत आप लोगों ने पढ़ा होगा, ठीक है, ये भाषा विज्ञान मैं यहाँ नहीं पढ़ा रहा हूं, पर मैं थोड़ा सा जानना जरूर चाहूंगा कि जो है सिमिलर कौन कौन सी भाषाएं हैं। आपने अगर थोड़ा बहुत पढ़ा होगा तो इसमें ग्रिम, ग्रासमान और वर्नर तीनों के रूल्स होते हैं, वो इन्हीं भाषाओं में होते हैं, उच्च और निम्न जर्मन और संस्कृत से और इंग्लिश से। तो थोड़ा सा भारतीय भाषा के साथ साथ हम जान लेंगे कि ऐसी 2-4 और मुख्य भाषाएं कौन सी हैं जो भारोपीय में है और जो संस्कृत से बिल्कुल सिमिलर है। ठीक है, बहुत जानना मैं समझता हूं, अगर मैं तैयारी करता तो जरूर जानने के प्रयास करता। आप लोग अपने विवेक से निर्णय लें। राष्ट्रीय एकता,
एवं विश्व बंधुत्व की भावना के विकास में इसका महत्वपूर्ण योगदान है। हाँ जी, बिल्कुल योगदान है। हम एक पाठ भी पढ़ने वाले हैं 7वीं कक्षा में, विश्व बंधुत्वम, है ना, विश्व बंधुत्वम और अमृतम संस्कृतम, ये 2 पाठ हैं इससे संबंधित 7वीं कक्षा में है, ध्यान रखिएगा। इसमें रचित साहित्य, इसमें जो साहित्य रचा गया है का सत्य, अहिंसा, राष्ट्रभक्ति, पृथ्वी प्रेम, परोपकार, त्याग और तथा सत्कर्म आदि भावनाओं के प्रसारण में अमूल्य योगदान है। तो इसके साहित्य से इतने सारे जो मूल्य हैं, इनमें योगदान जरूर है ना। सत्य, अहिंसा, राष्ट्रभक्ति, पृथ्वी प्रेम, परोपकार, त्याग और सत्कर्म, इन सभी भावनाओं में अमूल्य योगदान है इसको फैलाने में। ठीक है, यहां तक कोई बहुत ज्यादा कठिन नहीं है। संस्कृत का समकालीन साहित्य आधुनिक समस्याओं तथा मानव के संघर्षों को भी आत्मसात करता है। मानव के संघर्षों को भी आत्मसात करता है। हाँ जी, मानव के संघर्ष जरूर बताए गए हैं। संस्कृत साहित्य समकालीन, देखो समकालीन से एक बढ़िया सा आपको बता देता हूं। आप यदि आपने पढ़ा होगा मृच्छकटिक, है ना, मृच्छकटिक अगर यदि आपने पढ़ा होगा, मृच्छकटिकम, ठीक है। अब इसमें पूरा आपको ना चारुदत्त का पूरा आपको क्या मिल जाएगा, संघर्ष मिल जाएगा मृच्छकटिकम में। तो इसी में एक एग्जाम्पल दिया है मैंने। आधुनिक समस्या है, वो न्यायिक व्यवस्था पर वहां पर जो है प्रश्न चिन्ह लगाता है और निर्दोष को सजा हो रही है। बहुत सारी आधुनिक समस्याएं वहां पर हैं और मानव का संघर्ष भी है, बेचारा अपने प्राण बचाने के लिए कितना संघर्ष है उसका, उनको आत्मसात करना ही ये जो है बताया गया। ऐसे कई एग्जाम्पल आपको मिल जाएंगे उदाहरण के तौर पर शिवराज विजय में, ठीक है, मिल जाएंगे। जिससे विश्व के अन्य साहित्य की तुलना में संस्कृत की संवेदनशीलता को न्यूनतर नहीं माना जा सकता, है ना। संस्कृत जो है संवेदनशीलता इसकी और अन्य विश्व के साहित्यों से इसको न्यूनतर हम नहीं आंक सकते हैं, ये बात ध्यान रखिएगा आप लोग, ठीक है। तो ये जो समकालीन साहित्य की आधुनिक समस्या से संबंधित मैंने आपको 2 बताए हैं। मृच्छकटिक भी है एक, है ना, जिसमें मानव संघर्ष है, शिवराज विजय है। आप लोग भी ऐसे 1-2 और सोच करके लिखिए कि जिनमें थोड़ा बहुत मानव का संघर्ष बताया। हालांकि मानव का संघर्ष आधुनिक समस्याओं में है, लेकिन समकालीन साहित्य, समकालीन से थोड़ा सा हम काल में, समय में चले गए, ऐतिहासिक में। लेकिन अगर आप काव्यों में पाएंगे ना, काव्य देखेंगे तो मेघदूत में भी तो संघर्ष ही है। मेघदूत भी तो संघर्ष ही दिखाता है यक्ष का, ठीक है। ये समकालीन समस्या तो यानी कि ऐतिहासिक थोड़ा हमें जाना पड़ेगा। तो शिवराज विजय हो सकता है, मृच्छकटिकम हो सकता है, और 1-2 और हैं, आप लोग बताइएगा। चलिए, प्राचीन काल में संस्कृत की रचनाएं हजारों वर्षों तक मौखिक परंपरा में सुरक्षित रहीं तो आज की संस्कृत कृतियों का वैज्ञानिक विकास तथा तकनीकी प्रगति के साथ समन्वय उन्हें अद्यतन बनाता है। देखिए, मौखिक परंपरा में सुरक्षित रहीं, पर आज जो है संस्कृत की जो कृतियां हैं वो वैज्ञानिक विकास तथा तकनीकी प्रगति, हम जानते ही हैं सारी चीजों को सुरक्षित रखना किस तरीके से संभव हो पा रहा है, उनमें समन्वय और उनको अद्यतन बना दिया है ना। आजकल हम सारा प्रिंट निकाल करके, पहले जो है लिपियों में रखा जाता था, प्रिंट निकाल करके रख सकते हैं। तो यही सारी चीजें हैं इसमें। आगे बढ़ते हैं, इसमें देखते हैं, यह गौरव का विषय है, यह गौरव का विषय है कि न्यूनतम 4000 वर्षों की, न्यूनतम ध्यान रखिएगा, न्यूनतम 4000 वर्षों की संस्कृत साहित्य धारा में भारतीय समाज का प्रत्यंकन प्रायः प्रामाणिक रूप से होता रहा है। संस्कृत साहित्य धारा में ध्यान रखें, ये यहां से देखिए, संस्कृत की जो साहित्य की धारा है, ये धारा पूरा चली आ रही है तब से लेकर अब तक। कब से लेकर के? न्यूनतम 4000 वर्ष लिखा है, क्योंकि जो अनुमान करता है, हमारे भारतीय अनुमानकर्ता कौन है संस्कृत साहित्य को लेकर के या वेद काल को लेकर के। देखो, वेदों के समय का निर्धारण किया जाता है, वेदों का समय, है ना, वेदों का समय। अब वेदों के समय में बहुत सारे वो आते हैं, कौन कौन आते हैं? भाषा विज्ञान में जाते हैं तो आपको मिलेंगे मैक्स मूलर मिलेंगे, विंटरनिस मिलेंगे, बेबर मिलेंगे, है ना, बेबर है, मैक्स मूलर है। अपने भारतीय परंपरा में कौन कौन है? बाल गंगाधर तिलक है, स्वामी दयानंद सरस्वती जी का नाम आता है।
है ना, ऐसे भारतीय परंपरा में, ये याद नहीं रखना है, ये मैंने आपको बता दिया है। प्रामाणिक, तो इनकी 4000 वर्षों वाली जो लिखी है ना, ये कहीं कहीं आपको 5000 मिलेगा, कहीं कहीं 3500 है, कहीं कहीं 2500 वर्ष है। वैदिक काल, वैदिक के बाद ही तो साहित्य है सारा। तो इसमें भारतीय समाज का प्रत्यंकन भी हुआ है। समय समय पर लोगों ने भारतीय समाज की जो भी समस्याएं हैं या जो अच्छाइयां हैं, इनमें वो अंकित की हैं। इसके माध्यम से हमको उस समय के समाज के बारे में पता चलता है। तो जहां भारतीय संस्कृति की समन्वय प्रवृत्ति परिलक्षित होती है, तो वहां पर हमें भारतीय संस्कृति भी दिखती है। तो ये यहाँ ये कहना चाह रहे हैं। अब यहाँ पे एग्जाम के पर्पज से क्या हो सकता है, 4000 वर्ष दिया गया है, संस्कृत साहित्य धारा सेम उसी के अनुसार कब से चली आ रही, तो 4000 वर्षों की है। ठीक है, और बाकी इन सब चीजों को हमें समझना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। इसमें संस्कृत को मात्र प्राचीनता के लिए ही पढ़ना पर्याप्त नहीं है। सिर्फ आप समझें कि इसमें प्राचीन परंपराएं हमको मिल जाएंगी या प्राचीन संस्कृति मिल जाएंगी, इसके लिए पढ़ना पर्याप्त नहीं है, अपितु अपने देश के बहुभाषिक परिदृश्य में, ये आ गया बीएड का एक टर्म आ गया, बहुभाषिक। मैंने इस पे एक दिन प्रश्न भी पूछा था, बहुभाषा, बहुभाषिकता। अभी इसमें और पढ़ते हैं। संस्कृत की महत्ता राष्ट्र की एकता के लिए सर्वोपरि है ना। वयम राष्ट्रे जागृयाम, संस्कृत की महत्ता राष्ट्र की जो एकता है इसके लिए सर्वोपरि है। आधुनिक भारतीय भाषाओं पर संस्कृत के व्याकरण, शब्द संपत्ति तथा वाक्य रचना का व्यापक प्रभाव प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से पड़ा है। देखिए, आधुनिक भारतीय भाषा में जाइए तो आपको संस्कृत के ग्रामर की कई चीजें ऐसी मिलेंगी जो लगेगा यार संस्कृत से एकदम सिमिलर है। वहां की जो शब्द संपत्ति, मैं आपको एक अपने साथ मैं हालांकि मैं जानता नहीं था, आप लोग जानते होंगे, गुजरात में गया था एक बार भुज, तो वहां पर अनार के बाग थे। गुजरात में अनार के बाग थे, तो मैंने वहां पर उन्होंने कहा अनार, हालांकि वो सज्जन हिंदी जानते थे तो उन्होंने समझ लिया, लेकिन जो गुजराती व्यक्ति बिल्कुल हिंदी वगैरह नहीं जानता वो अनार नहीं समझेगा। उसने कहा दाड़म कहते हैं इसको, दाड़म। मैंने कहा दाड़म तो हम संस्कृत में कहते हैं अनार को। तो ऐसे कई शब्द मैंने एक उदाहरण के रूप में दिया है, ऐसे कई शब्द संपत्ति है जो हमें प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से, आपको तमिल में संस्कृत मिलेगी, है ना, आपको मराठी में संस्कृत मिलेगी, ऐसे कई ऐसे शब्द हैं जिनमें आपको संस्कृत में थोड़ी बहुत झलक मिलेगी, जरूर मिलेगी। तो यही बात यहां पर कहना चाह रहे हैं, प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से आपको जरूर प्रभाव मिलेगा उसमें। अन्य भाषाओं के समान आधुनिक संस्कृत ये थोड़ा सा यहाँ पर भार लिखा है, मैं एक में देख लेता हूं, शायद पीडीएफ में कट हो गया है, ये पुस्तक में देख लेता हूं क्या लिख रहे हैं। भारतीय है, भारतीय बहुभाषिकता का एक अभिन्न अंग है। ठीक है, अन्य भाषाओं के समान आधुनिक संस्कृत भारतीय बहुभाषिकता का एक अभिन्न अंग है। जिस प्रकार बहुभाषी कक्षा में अन्य भाषाओं को सीखने में संस्कृत सहायक होती है ना, संस्कृत को एक सहायक भाषा के रूप में भी यहाँ लिखा गया है, ध्यान रखना। ठीक है, तो ये प्रश्न अगर पूछ लें कि संस्कृत अन्य भाषाओं के समक्ष जो है संस्कृत का रूप क्या होता है, तो सहायक रूप होता है। ठीक है, कैसी कक्षा में संस्कृत सहायक हो सकती है, तो बहुभाषी कक्षा में संस्कृत सहायक हो सकती है ना। और उसी प्रकार कक्षा में उपलब्ध बहुभाषिकता, ये बहुभाषिकता आ गया, वही टर्म है बहुभाषिकता। तो अब आप लोग समझ लीजिएगा, क्योंकि केंद्रीय विद्यालय संगठन ऐसा संगठन है जिसमें आपको बहुभाषी बच्चे मिलने वाले हैं, उनको आपको पढ़ाना है, तो बहुभाषिकता में आपको संस्कृत का प्रयोग करना आना चाहिए। ठीक है, मल्टीलिंगुअलिज्म है ना, मल्टीलिंगुअलिज्म बहुभाषिकता है इसमें। ठीक है, बहुत सारी भाषाएं हैं, उनमें संस्कृत का समन्वय स्थापित करके या संस्कृत के द्वारा उनको कैसे हम समझा सकते हैं, ये सारी चीजें वहां डिपेंड करती हैं, ये सारी चीजें मैटर करती हैं, इनका उपयोग किया जा सकता है संस्कृत सीखने में। चलिए, जैसे कोई वाक्य है, मैं अब आपको बता देता हूं बहुभाषिकता का प्रयोग कैसे आप कर सकते हैं। कोई भी वाक्य है ना, जैसे मेरा नाम बोल दीजिए, जैसे कोई मेरा नाम रमेश है ना, मेरा नाम रमेश है। अब एक हिंदी वाले बच्चे को तो पता चल जाएगा मेरा नाम रमेश है ना। अब जो बच्चा हिंदी नहीं समझता होगा, चलो इंग्लिश समझता होगा, तो माय नेम इज रमेश कर देंगे, है ना, माय नेम इज रमेश, इस तरीके से। अब बच्चा हिंदी भी नहीं समझता, इंग्लिश भी नहीं समझता, एकदम प्योर तेलुगु का बच्चा है,
अब उसको क्या सिखाना है, उसको आप इंग्लिश में नहीं बताना चाहते, आप संस्कृत में उसको समझाना चाहते हैं, तब आप दूसरे बच्चे की सहायता से वो बच्चा बोलेगा, एक तेलुगु वाला इशारे से इस तरीके से प्रयोग करेंगे जैसे उसे इशारा किया जा रहा, मम, मेरा, मेरा को बोलेगा मम, या फिर कहिए जो माई आप बोल रहे हैं ना, इस माई को मम बोलिए संस्कृत में, मम नाम, नेम नाम, रमेशः, रमेशः। इस तरीके से इस एक वाक्य को बहुभाषिक रूप में समझा सकते हैं। तब उससे आप इंग्लिश में पूछ सकते हैं तेलुगु वाले बच्चे से कि आपकी भाषा में इसको क्या कहा जाएगा, आपकी भाषा में मम नाम रमेशः अस्ति, इस वाक्य को कैसे बोला जाएगा। अब वो वहां से अपने वाक्य को बोलेगा। अब आप मल्टीलिंगुअलिज्म को समझिए, आप बहुभाषिकता यहीं से हो जाती है। उसकी भाषा भी आपको पता चली और बच्चों को भी पता चली, और अन्य भाषाओं के जो बच्चे थे उनको संस्कृत का वाक्य भी पता चला। तो ये बहुभाषिकता का सही तरीके से प्रयोग हुआ, यही मैं यहाँ पे स्पष्ट आपको करना चाहता हूं। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। सॉरी। प्राचीन संस्कृत साहित्य के दो रूप प्राप्त होते हैं। अब चलिए प्राचीन संस्कृत साहित्य में अब थोड़ा सा हम लोग इसमें वैदिक और वैदिक तथा लौकिक। वैदिक संस्कृत वेदों में जो प्राप्त होती है, लौकिक संस्कृत जो हम सामान्य भाषा बोलते हैं ना, वेदों में आपने मंत्र पढ़े होंगे, मंत्रों के बारे में आपने जाना होगा, वैदिक होती है, लौकिक संस्कृत जो हम बोलते हैं। वैदिक साहित्य के अंतर्गत संहिता है, ब्राह्मण है, आरण्यक है तथा उपनिषद ग्रंथ आते हैं। ठीक है। अब मुझे यहाँ, अगर मैं एक टीजीटी संस्कृत का एस्पिरेंट होता इस समय, तो मैं ये जानने की जरूर आवश्यक कोशिश करता कि संहिता कितनी है। ठीक है, 4 संहिताएं, ऋग यजुर सामवेद। ठीक है, वेदों की संहिताएं, इनको ही संहिता कहा जाता है। ब्राह्मण कितने हैं, किस वेद का कौन सा ब्राह्मण है, आरण्यक क्या है, ठीक है, और उपनिषद क्या है, मैं ये जानने का प्रयास जरूर करता। भले ही ये पाठ्यक्रम में नहीं है या भले ही यहाँ पर नहीं लिखा हुआ है, लेकिन एज अ टीजीटी संस्कृत एस्पिरेंट मुझे ये जानने की आवश्यकता है कि ये ब्राह्मण आरण्यक कौन कौन है और उपनिषद क्या क्या है। आप अपने विवेक से निर्णय लें, क्योंकि ये इंटरव्यू में भी काम आ सकता है। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, इन चारों वेदों को देखो यहाँ पे लिख भी दिया है, संहिता कहते हैं। इन चारों वेदों को क्या कहते हैं, संहिता ही कहेंगे। ठीक है। इन संहिताओं में जिन मंत्रों का संकलन है उनकी कर्मकांड परक व्याख्या करने वाले ग्रंथों को ब्राह्मण कहते हैं। प्रश्न बन गया, कर्मकांड जो परक जो ग्रंथ हैं या कर्मकांड परक व्याख्या करने वाले जो ग्रंथ हैं उनको क्या कहा जाता है। ठीक है, या ब्राह्मण ग्रंथों में किनकी व्याख्या है, श्लोकात्मक, स्तुति परक, कर्मकांड परक, या फिर और भी एक ऑप्शन हो सकता है, तो कर्मकांड परक। एक प्रश्न हो गया, ध्यान रखना, भूमिका से ही है, आपकी पाठ्य पुस्तक से ही है। आरण्यकों की रचना वनों में हुई, इनमें वैदिक कर्मकांड की प्रतीकात्मक व्याख्या है। ये कर्मकांड परक नहीं है, इनकी व्याख्या है आरण्यकों में, ध्यान रखना या कंफ्यूजन हो जाएगा। कैसी व्याख्या है, प्रतीकात्मक व्याख्या है ना, सिंबॉलिक, प्रतीकों का उदाहरण देते हुए व्याख्या इसमें की गई है। आगे बढ़ते हैं। उपनिषदों में वैदिक ज्ञान का प्रौढ़तम रूप प्राप्त होता है, इसलिए इनके सिद्धांतों को वेदांत भी कहते हैं। वेदांत की परिभाषा है, वेदांत सार में दी गई है, वेदांतो नाम उपनिषद प्रमाणम तदुपकारिणी शारीरक सूत्रादीनी च, ये इस तरीके से परिभाषा है, वेदांतो नाम उपनिषद प्रमाणम, है ना। तो वेदांत भी कहते हैं। वैदिक साहित्य को सही संदर्भ में समझने के लिए वेदांगों की रचना हुई। वेदांग 6 हैं, देखिए आ गया। अब आपको लग रहा होगा कि हाँ आप टीजीटी संस्कृत में हम घुस रहे हैं। ठीक है, वेद 6 कौन है, शिक्षा, उच्चारण विज्ञान, शिक्षा में क्या है, उच्चारण विज्ञान, है ना, ये जो है पाणिनि शिक्षा। व्याकरण, मुखम व्याकरणम स्मृतम, वेद भगवान के जब अंग गिनाए गए तो व्याकरण को मुख बताया गया। शिक्षा घ्राणम तु वेदस्य मुखम व्याकरणम स्मृतम। छंदः, पद्यात्मक मंत्रों की छंद व्यवस्था।
जब हम पद्यात्मक मंत्र देखते हैं उनमें छंद है, निरुक्त जो है अर्थ विज्ञान है इसमें, ठीक है, निरुक्त को अर्थ विज्ञान कहा गया है, ठीक है, और ज्योतिष है वेद भगवान के चक्षु के रूप में हम जानते हैं इसको, ठीक है, निरुक्त को हम कर्ण के रूप में जानते हैं, निरुक्तम स्तोत्र छंदः पादौ तु वेदस्य, छंद को पैरों के चरणों के रूप में जानते हैं, हस्तौ कल्पोत पठ्यते, हस्तों को हाथों को कल्प के रूप में जानते हैं, जो कर्मकांड तथा आचार का शास्त्र है ना, कर्मकांड परक शास्त्र है, और काल तथा खगोल विज्ञान का जो ज्ञान हमें मिलता है वो ज्योतिष से, इसको हम चक्षु भी कहते हैं वेद भगवान का। यहाँ सबके नाम गिनाए गए हैं, शिक्षा व्याकरणम छंदो निरुक्तम ज्योतिषम तथा कल्पश्चेति षडंगानि वेदस्याहुर मनीषिणः, ठीक है, इस प्रकार से इनको आप याद कर लेंगे, किसको क्या कहा जाता है, ठीक है, ये हमें यहाँ पर याद होना चाहिए, तैयार होना चाहिए, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। लौकिक संस्कृत साहित्य का आरंभ आदि कवि वाल्मीकि के रामायणम से हुआ। देखिए यहां से जो है रामायण से हम जो है लौकिक संस्कृत साहित्य का आरंभ मानते हैं, तो कहां से हुआ, रामायण से हुआ, ठीक है, जिसमें आदर्श महापुरुष राम के जीवन चरित्र का वर्णन है। इसे आदि काव्य भी कहा जाता है। आदि काव्य किसे कहा जाता है, रामायण को कहा जाता है। प्रथम संस्कृत काव्य होने के अतिरिक्त रामायण परवर्ती संस्कृत कवियों के लिए प्रेरक तथा उपजीव्य ग्रंथ है। उपजीव्य का मतलब होता है मित्रों, जो आने वाले जो ग्रंथ, आने वाले जो साहित्यों की रचना होने वाली थी वो रामायण को आधार मान करके रचना करते हैं, ठीक है, आने वाले जो ग्रंथ हैं इस रामायण को आधार मान करके ही या इससे किसी कथाखंड को या कालखंड को लेकर के ही रचना करने वाले थे, ठीक है, तो इसी को हम कहते हैं उपजीव्य। ये आपको याद करना पड़ेगा, आगे जो साहित्य के ग्रंथ गिनाए गए हैं उनके उपजीव्य आपको याद करने पड़ेंगे कि कहां से उनकी रचना को लिया गया है, उनकी जो है घटना को, उस जो पाठ में जो घटना बताई गई है काव्य में वो कहां से ली गई है। प्रथम संस्कृत काव्य होने के अतिरिक्त ये उपजीव्य हो गया, इसमें 24,000 श्लोक हैं, ध्यान रखना। चतुर्विंशति साहस्त्री भी कहते हैं इसको, है ना, चतुर्विंशति साहस्त्री, चतुर्विंशति साहस्त्री मैंने बोल दिया है, लिख लीजिए इसको, एक बार में ना समझ में आए तो इसको रिपीट करके लिख लीजिए। चतुर्विंशति साहस्त्री भी कहते हैं किसको, रामायण को। कांडों का विभाजन सर्गों में हुआ, ठीक है। रामायण के अतिरिक्त महर्षि वेद व्यास रचित 1,00,000 श्लोकों का महाभारत भी कवियों तथा साहित्यकारों के लिए कथानक ग्रहण करने का आधार ग्रंथ रहा है। ये महाभारत को भी हम जो है वो उस संदर्भ में मान सकते हैं जिसमें जो है ये उपजीव्य बनकर के सामने आया, है ना, जिसमें उपजीव्य ग्रंथ बनकर के सामने आया और अन्य ग्रंथों के लिए, अन्य कवियों के लिए एक उदाहरण के रूप में हमें जो है सामने मिला, उदाहरण के रूप में ये जो है सबको मिला। इस तरीके से जो है इसको हम यहां समझ सकते हैं, ठीक है। आगे चलते हैं। आगे इसमें कह रहे हैं, इसमें कौरवों तथा पांडवों की कथा है। जी हाँ, कौरवों और पांडवों की कथा है। देखिए रामायण में गिन लेंगे आप, सर्ग पता है, 24,000 श्लोक हैं। इस तरीके से उसकी सामान्य जानकारी, रामायण के विषय में सामान्य परिचय होना चाहिए। महाभारत आ गया है तो महाभारत का भी कितने इसमें सर्ग हैं, वो सॉरी इसमें कितने पर्व हैं आगे दे रहा है ये। दोनों के बीच ऐसे युद्ध का वर्णन है जहां अन्याय पर न्याय की विजय दिखाई गई। यतो धर्मस ततो जय कहाँ की है, महाभारत की है, ध्यान रखना। इसमें 18 पर्व होते हैं, 18 पर्व हैं जिनके नाम मुख्य विषय वस्तु के आधार पर दिए गए हैं, ठीक है। इसकी एक ट्रिक है याद करने की, मैं इस ट्रिक को जरूर बताऊंगा, इसको जो है मैं लिख करके आप लोगों को बता दूंगा। आ सभा वन विरोध्योग भीष्म द्रोण, देखो मुझे तभी का याद है, अभी मैं अचानक से मुझे याद आ गया, नहीं तो मैं पहले से ट्रिक लिख के रखता आप लोगों को बताने के लिए। ये ऐसी ट्रिक है, ये हमेशा याद रहती है मुझे। आ सभा वन विरोध्योग भीष्म द्रोण शल्य सौ, इस तरीके से उसमें उस ट्रिक को हम याद करेंगे। उस ट्रिक को मैं लिख करके आपको प्रोवाइड करा दूंगा, या फिर जब हम एक्सरसाइज करेंगे तब उसको देख लेंगे। जिनके नाम मुख्य विषय वस्तु के आधार पर दिए गए। महाभारत में भारतीय जीवन पद्धति के सभी पक्षों पर व्यापक प्रकाश डाला गया है। जीवन पद्धति है ना, भारतीय जो जीवन पद्धति है उन पर सभी पक्षों पर व्यापक प्रकाश है। इसमें हमें मूल्य भी देखने को मिलेंगे, मूल्यों का ह्रास भी देखने को मिलेगा। एक किस तरीके से एक महिला का अपमान किया जाता है सभा में, ये मूल्यों का ह्रास भी है ना। कैसे जो है अपनी प्रतिज्ञा पूर्ति, प्रतिज्ञा पालन करने का ये जो है
मूल्यों का यहाँ पर वर्णन भी है। तो ये सारी चीजें हमको हर पक्ष में वर्णन हमको मिल जाता है। कहा गया है जो इसमें वर्णित है वही सर्वत्र साहित्य में पल्लवित है ना, पल्लवित है, यानी कि जो यहाँ लिख दिया गया है ना वो आपको सब जगह लिखा मिलेगा, इसमें प्रतिपादित नहीं है, वो अन्यत्र कहीं नहीं है। जैसे यदि हास्त्री तदन्यत्र यन्ने हास्त्री न तत्क्वचित, है ना, यद इह अस्ति जो यहाँ पर है, तद अन्यत्र वो अन्यत्र भी है, और यद न इह अस्ति जो यहाँ पर नहीं है, न तत्क्वचित वो कहीं पर भी नहीं है। इसके अतिरिक्त एक सामान्य लोकोक्ति भी प्रचलित है, यन्न भारते तन्न भारते। ये बोला जाता है जो भारत में नहीं है वो कहीं नहीं है, वो भारत में भी नहीं है। जो ये पहले वाला भारत जो शब्द है वो महाभारत के लिए है, दूसरा वाला भारत हमारे भारत देश है, वो भारत में नहीं है। भगवत गीता आ गया, तो भगवत गीता के भी हमें जो 18 अध्यायों के बारे में थोड़ा सा पता होना चाहिए एज अ टीजीटी संस्कृत एस्पिरेंट। मैं बार बार ये क्यों लगा रहा हूं, क्योंकि ये नहीं भी आ सकता है, लेकिन आ गया फिर क्या करेंगे, इसलिए मुझे 18 अध्यायों के बारे में, भागवत गीता के बारे में पता होना चाहिए, क्योंकि ये पुस्तक में लिख दी गई है और स्नातक स्तर की समझ भी है, परखी जाएगी। तो मुझे 18 अध्यायों के बारे में पता होना चाहिए, उनके नाम या फिर उनका क्रम पूछ लिया जाए, ये मुझे पता होना चाहिए। ठीक है, आप लोगों का विवेक से निर्णय लें। मेरा अगर मैं तैयारी करता तो मैं जरूर इसको याद करने का प्रयास करता। महाभारत के भीष्म पर्व में एक अंश है जिसको भगवत गीता के रूप में जानते हैं, जिसमें युद्ध से विरत अर्जुन को श्री कृष्ण ने कर्मपद के उपदेश दिए हैं। और कर्मपद के उपदेश कब दिए, तब तक नहीं दिए जब तक उसने कहा नहीं है शिष्ये हम साधि त्वाम माम प्रपन्नम, है ना, शिष्ये अहम, है ना, मैं तुम्हारा शिष्य हूं। इस तरीके से जब तक शिष्यत्व स्वीकार नहीं किया तब तक उपदेश भी नहीं दिया कृष्ण ने, तब तक तो ऐसे ही बरगलाते रहे। रामायण तथा महाभारत के समान पुराणों का भी महत्व है। इसका विपुल साहित्य 18 पुराणों में विद्यमान है। 18 पुराणों के नाम, है ना, मध्य एक ट्रिक भी है। अगर आप लोगों के पास एनसीईआरटी की 8वीं की किताब है, 8th क्लास की रुचिरा, तो आप उसमें एक पाठ है, पाठ का नाम बता देता हूं, सप्तभगिन्यः करके 7 सिस्टर्स जो हैं उनका पाठ है। उस पाठ के जब आप अंतिम में अभ्यास भाग के अंतिम में जाएंगे तो उसमें इनकी ट्रिक लिखी हुई है पुराणों को याद करने की, योग्यता विस्तार में। उसमें लिखा होगा मद्वयम या मत्रयम लिखा होगा, इसको देख लीजिएगा एक बार। मद्वयम भद्वयम चैव वृत्रयम वा चतुष्टयम अनापलिंग पुष्पानि पुराणानि विदुर्बुधा, इस तरीके से वहां पर लिखा होगा, आप लोग एक बार देख लीजिएगा। 8th क्लास का सप्तभगिन्य पाठ और उसके योग्यता विस्तार वाले योग्यता विस्तार वाले सेक्शन में देखेंगे, मिल जाएगा। इनमें प्राचीन भारत के जन जन के लिए सभी ज्ञातव्य विषयों का संग्रह है। आरंभ में इनमें 5 मुख्य विषयों का प्रतिपादन करने का लक्ष्य था। सर्ग, प्रतिसर्ग, देखो सर्ग किसे कहते हैं, जगत की सृष्टि को, है, जगत को जो है बढ़ाना। ये सांख्य में, सांख्य दर्शन है, आप लोगों ने अगर पढ़ा हो, सांख्य कारिका वगैरह में थोड़ा सा दिया गया है, उसमें सर्ग के बारे में दिया गया। सर्ग वही है ना। प्रतिसर्ग उसका प्रलय, है ना। वंश देवों और ऋषियों का वंशावली, मनवंतर युगों की घटनाएं, और वंशानुचरित प्रसिद्ध राजाओं की वंश परंपरा। ये पुराणों का लक्षण भी है, इनको लक्षण होना चाहिए। हाँ देखो लिखा भी है ये, सर्गश्च प्रतिसर्गश्च वंशो मनवंतराणि च वंशानुचरितम चैव पुराणम पंचलक्षम। यूजीसी नेट के पेपर में एक बार आया था, यूजीसी नेट के पेपर में एक प्रश्न था, इसी पुराण लक्षण से संबंधित ही था। उसमें ने इनमें से 3 लिख दिए थे, सर्ग प्रतिसर्ग वंशानुचरित, और पूछ लिया था एक चौथा गलत ऑप्शन था कि इसमें से कौन सा पुराण का लक्षण नहीं है। तो मैंने एकदम से याद आया तो मैं आपको बता दिया हूं। तो पुराण के लक्षण ढंग से याद कर लेना, इसको, इस श्लोक को अच्छे से याद कर लेना, ठीक है। हाँ आगे बढ़ते हैं। अगर आपको स्क्रीन पर मोबाइल में ये सारे लाइंस ना दिखाई दे रही हो तो आप अपने साथ वो रखिएगा, आपकी सेमुशी की भूमिका किताब जो है, ठीक है, उसको रखिएगा।
तो आगे चलकर पुराणों ने समस्त सांस्कृतिक पक्षों को आत्मसात कर लिया। इसी कारण इनमें भारतीय समाज का प्रतिबिंबन प्राप्त होता है। तीर्थ यात्रा के महत्व, पर्वतों, वनों, नदियों के प्रति श्रद्धा प्रदर्शन, है ना, सदाचार वर्णन, कारण पुराणों ने भारत की सांस्कृतिक एकता तथा नैतिक आचरण के संरक्षण में महत्वपूर्ण योगदान किया है। तो पुराणों का योगदान कहाँ कहाँ है उसके विषय में भी ध्यान दीजिए। अब मुझे बेसिक से अगर कोई प्रश्न बनाना चाहेगा तो पुराणानां महत्वम कुत्र कुत्र अस्ति, इस तरीके से प्रश्न बना दे और कह दे तीर्थ यात्राणां महत्वम, है ना, सदाचार वर्णनम, श्रद्धा प्रदर्शनम, अहिंसा प्रदर्शनम, फोर्थ ऑप्शन अहिंसा प्रदर्शनम, या नहीं सॉरी हिंसा प्रदर्शनम। हालांकि हिंसा प्रदर्शन है, उसमें युद्ध हुआ है इतना बड़ा, ठीक है, महाभारत की बात करें तो पुराणों में भी कहीं कहीं है, लेकिन यहाँ आपके यहाँ के हिसाब से नहीं है, सेम उसी के हिसाब से, आपको तो सेम उसी के हिसाब से पूछा जा रहा है। तो ये चीज आप दिमाग में रख लीजिएगा। तो ये एक एक लाइन को एक एक प्रश्न के रूप में देखिए दोस्तों। एक लाइन आप जो भूमिका में पढ़ रहे हैं ना, सबसे पहले भूमिका ही उठाएगा पेपर बनाने वाला, और एक लाइन को एक प्रश्न के रूप में देखिए कि ये प्रश्न है, इसका उत्तर इस लाइन में कहां है, बस ये याद रखिए। इनके अनंतर संस्कृत साहित्य के विविध रूपों के प्रस्फुटन एवं विकास का काल है। किस तरीके से विकास हुआ संस्कृत साहित्य का। देखिए अब संस्कृत साहित्य का विकास है तो बहुत सारी चीजें बेसिक सी आपको पता होनी चाहिए संस्कृत साहित्य के विषय में, ठीक है। एक और नाटकों के अनेक रूपों का इतिहास है, तो दूसरी ओर संस्कृत महाकाव्यों, लघु काव्यों, गद्य काव्यों और चंपू, ये गद्य पद्य युक्त जो मिश्रण होता है ना उसको चंपू कहते हैं, काव्यों की दीर्घ परंपरा है जो आज तक अनवरत चल रही है। अभी तक भी लोग इस निर्माण करते रहते हैं, तो अभी तक चल रही है। कुछ कवियों ने अनेक विधाओं में रचनाएं की हैं, जैसे संस्कृत के सबसे बड़े कवि हैं कालिदास। कालिदास तो जानते हैं संस्कृत का छात्र हो, जैसे मैं एक संस्कृत का विद्यार्थी हूं, आप सब भी एक संस्कृत के विद्यार्थी हैं। तो अब हाँ, आपको यहां थोड़ा सा मैं बता देता हूं, मूल्यों वाली बात है तो बता देता हूं। हम लोग हमेशा ना अपने आप को विद्यार्थी ही कहें तो ज्यादा बेहतर है, ठीक है। हम हमेशा अपने आप को एक छात्र माने। आप चाहे कितने भी बड़े हो जाए, 50 साल के हो जाए, 70 के हो जाए, मेरे गुरुजी हैं, आज भी कहीं भी वो जाते हैं, स्पीच देते हैं या कुछ भी बुलाया जाए उनको, संस्कृत के बहुत अच्छे विद्वान, प्रकांड विद्वान रहे, वो हमेशा यही बोलते हैं मैं संस्कृत का अच्छा छात्र हूँ, विद्यार्थी हूँ। तो हम में थी इतनी हिम्मत कहाँ कि हम कह सकें हम संस्कृत के शिक्षक हैं। ये तो पद है, चलो दे दिया, लेकिन हमारी इतनी हैसियत नहीं है, इतना हम कह नहीं सकते, क्योंकि इतने हम परिपूर्ण है ही नहीं, कोई ही नहीं हो सकता कि हम ऐसा मान लें कि हम एक संस्कृत के शिक्षक हैं, वो सॉरी, तो संस्कृत के शिक्षक हैं या टीचर या प्रोफेसर, इस तरीके से हम नहीं प्रयोग कर सकते। हम हमेशा यही मानकर चलें कि हम संस्कृत के विद्यार्थी हैं। तो मैं भी एक संस्कृत का अच्छा विद्यार्थी हूँ। हाँ, अच्छा बुरा हो सकता है, अच्छा कम पढ़ने वाला वो हो सकता है, लेकिन विद्यार्थी इज विद्यार्थी, ठीक है। कालिदास ने महाकाव्य है, रघुवंश है, कुमार संभव है, ये महाकाव्य हैं। तो प्रश्न बन गया यहीं से, कौन कौन से महाकाव्य है। गीति काव्य के रूप में मेघदूत है, ऋतु संहार है, तथा नाटकों में इनके विज्ञान शाकुंतलम, मालविकाग्निमित्रम, विक्रमोर्वशीयम की रचना इन्होंने की है। अब देखिए 2 गीति काव्य हैं, 3 जो है नाटक हैं और 2 महाकाव्य हैं, याद रखिएगा। इसको मैंने याद करने का, इन 7 को याद कर, ऐसे याद नहीं होते हैं किसी किसी को, वैसे बहुतों को याद हो जाते हैं, नहीं होते हैं तो एक मैंने ट्रिक बनाई थी, रिंकू माँ भी मेरा भी, थोड़ी हास्यास्पद ट्रिक, मैं यहाँ कई जगह है, मैं लिख देता हूं, अगर मैं लिख पाऊं यहाँ पर तो देखिए इस तरीके से ये ट्रिक है, री कु माँ वी में र अभी, अगर र मिलाएंगे दीर्घ कर देंगे बोलने में तो मेरा भी कह सकते। री से ऋतु, ऋतु संहार आ गया, कु से कुमार संभव, माँ से मालविकाग्निमित्र, वी से विक्रमोर्वशीयम, मे से मेघदूत हो गया, र से रघुवंश महाकाव्य होगा, अभी से विज्ञान शाकुंतलम हो गया। तो रिकु माँ भी मेरा भी, रिकु माँ भी मेरा भी, रिकु माँ भी मेरा भी, याद कर लेना, अच्छी ट्रिक है। इसके बाद अब मैं एक टीजीटी एस्पिरेंट हूं तो मुझे पता होना चाहिए रघुवंश में कितने सर्ग हैं, ठीक है, कुमार संभव में कितने सर्ग हैं, ठीक है। और इसके लिए मैं एक आपको एक अच्छी सी बुक से मैंने ये देखा है, पीडीएफ है मेरे पास, मैं ग्रुप में आपको डाल दूंगा, टेलीग्राम ग्रुप में आपको इसकी डिटेल्स
कितने सर्ग हैं, कौन इसके लेखक हैं, और ये जो है किस पर आधारित है ना। यहाँ इसका उपजीव्य, अभी हमने उपजीव्य के बारे में जाना था पिछली स्लाइड में, तो उपजीव्य ग्रंथ कौन से हैं ये भी उसमें लिखा होगा, और इनके कौन से ग्रंथ, कितने इसमें सर्ग या खंड हैं, या फिर कौन सा रस इसमें प्रधान है, ये 2-3 चीजें उसमें बेसिक सी रहेंगी। लेखक कौन है, ये सारी चीजें के लिए एक पीडीएफ है मेरे पास, पीडीएफ क्या 2-3 पेज की पीडीएफ है वो, उसको मैं ग्रुप में डाल दूंगा, आप लोग वहां से उसको देख लीजिएगा, ठीक है। ग्रुप में मिल जाएगी आपको ग्रुप में। इसमें इसके बाद चलते हैं नाटककारों में भास है। भास के 13 नाटक बड़े फेमस हैं, 13 नाटकों के लेखक है। तो इन 13 नाटकों का नाम, और उन 13 नाटकों में कितने नाटक महाभारत पर उपजीव्य महाभारत है उनके, कितने रामायण पर हैं, कितने स्वतंत्र रूप से लिखे गए हैं, ये चीज आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। तो इस चीज को भी मैं आपको ग्रुप में शेयर करूंगा, इसको यहां पर मुझे वर्णन करने की जरूरत नहीं है। 13 नाटक अगर आप कर सकें इसको तो तैयार कर लीजिएगा, कौन सा नाटक किस पर आधारित है, कहां से उसका उपजीव्य ग्रंथ कौन सा है, महाभारत से है, रामायण से है, या कैसे है ना, कथा मूलक है, ठीक है। शूद्रक का मृच्छकटिक हमने बात की अभी, ठीक है। सामाजिक न्याय व्यवस्था के ऊपर एक प्रश्न चिन्ह लगाता हुआ, सामाजिक व्यवस्था है ना, उनको प्रश्न चिन्ह लगाता हुआ एक अच्छा सा ग्रंथ है ये शूद्रक का। विशाखदत्त का मुद्रा राक्षस है ना, विशाखदत्त का मुद्रा राक्षस, ये भी हमें देखिए जान लेना है, विशाखदत्त इसके रचयिता है। हर्ष के 3 नाटक हैं, कौन कौन से हर्ष के 3 नाटक ये जान लीजिएगा, ठीक है। इसके बाद भवभूति का उत्तर रामचरित जैसे 3 नाटक हैं, उत्तर रामचरित है ना, और इनका इसी की तरह मालती माधव भी है, एक और है इनका नाटक, उसको देख लेंगे आप लोग, अभी स्मरण में नहीं आ रहा है मेरे, कौन सा है, महावीर चरितम है सर, है ना, उत्तर रामचरितम, महावीर चरितम, मालती माधव, ये देख लीजिएगा एक बार, 3 है ये, ठीक है। इनके 3 नाटक हैं। भट्ट नारायण वेणी संहारम, ठीक है, भट्ट नारायण का क्या है, वेणी संहार है, ये भी नाटक है। अब देखिए यहाँ पे नाटक है, इनके सर्ग हैं या फिर इनके अंक हैं, मैं अंक कहूं तो ये अंक आपको पता होने चाहिए, है ना, इसमें आप बच नहीं सकते। आप ये बहाना लेकर के खुद अगर आपको नौकरी चाहिए तो ये बहाना मत बना लीजिएगा कि ये तो सर ऐसे ही बोल रहे हैं, इसमें तो लिखा नहीं है अंकों के बारे में, तो मैं क्यों याद करूं। नहीं, स्नातक स्तर की समझ की बात कही गई है, तो इन अंकों को जरूर याद कर लें कि इसमें कितने अंक हैं, ठीक है। उनके नायक नायिका वगैरह ना पता हो तो मैं समझता हूं उतना महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन उनके अंकों के बारे में जरूर पता होना चाहिए, उनके लेखक, उनके अंक, और उसमें किस कथा का वर्णन है। इस तरीके से अगर सामान्य जानकारी हम लेकर के चलेंगे तो ज्यादा बेस्ट रहेगा, बहुत अच्छा रहेगा आप लोगों की परीक्षा की दृष्टि से। अब उसके बाद कुछ नाटककारों ने प्रहसन आदि के द्वारा अपने युग के जनजीवन के विकृत पक्ष पर व्यंग्यपूर्ण दृष्टि डाली है। प्राचीन महाकवियों में अश्वघोष हैं, अश्वघोष के 2 हैं, बुद्ध चरितम 28 सर्ग है ना, कहीं कहीं इसके 14 सर्ग भी हैं, लेकिन 28 को माना जाता है। सौंदरनंदम है, भारवी का किरात है ना, भारवी का किरातार्जुनीयम बड़ा अच्छा है, मुझे तो मेरे जब मैं पढ़ता था बड़ा अच्छा मुझे लगता था, मैं इसको अच्छे से पढ़ा हूं। भट्टी का रावण वधम, माघ का शिशुपाल वध, ठीक है, माघ का शिशुपाल वध। अब देखिए संस्कृत साहित्य में एक लघुत्रयी और बृहत्त्रयी के नाम से भी होते हैं, ठीक है, लघुत्रयी और बृहत्त्रयी। लघुत्रयी तो तीनों ग्रंथ इनके आ जाते हैं कालिदास के, जिसमें मेघदूत भी है, कुमार संभव भी है, और रघुवंश भी है। मेघदूत, कुमार संभव और रघुवंश, इन तीनों को लेकर के हम लघुत्रयी के रूप में जानते हैं। बृहत्त्रयी में आपका किरात आ जाएगा, किरातार्जुनीयम, ठीक है, और बृहत्त्रयी में दूसरा नैषधीय चरितम, आगे जो आ रहा है ये नीचे, ये नैषधीय चरितम में, और तीसरा बृहत्त्रयी में मिलेगा आपको शिशुपाल वधम, ये माघ का शिशुपाल वध। भारवी का किरात, माघ का शिशुपाल वध और हर्ष का नैषध, ये तीनों के तीनों ग्रंथ आपके बृहत्त्रयी में, संस्कृत साहित्य के एक बृहत्त्रयी है, उसमें इन तीनों को गिना जाता है, ध्यान रखिएगा। क्षेमेंद्र हैं, इनके 5 महाकाव्यों के नाम आपको पता होने चाहिए, लिखा है यहाँ पर 5 महाकाव्य, तो ये आपके लिए प्रश्न है, ढूंढ करके लाइए कहीं से भी, मैं तो दूंगा ही आपको, पीडीएफ के रूप में मैं आपको प्रदान कर दूंगा या बता दूंगा, लेकिन आप लोग भी थोड़ा सा मेहनत करिए, इसको ढूंढ करके लाइए 5 महाकाव्यों के नाम और बढ़िया से नोट्स बनाइए।
और अनेक व्यंग्य काव्यों के लेखक कश्मीरी कवि इनको कहा जाता है, क्षेमेंद्र। इन्होंने संस्कृत का उसमें जब काव्य का ये वहां पर लक्षण करते हैं तो वक्रोक्ति काव्य जीवितम, वक्रोक्ति शब्द का प्रयोग किया इन्होंने ना, टेढ़ी उक्ति, टेढ़ी मेढ़ी उक्ति जो होती है उसको इन्होंने क्या है, काव्य लक्षण कहा है, काव्य का लक्षण वक्रोक्ति काव्य जीवितम, वक्रोक्ति ही काव्य का लक्षण है, उसको ही काव्य माना जाए। हालांकि कई इसमें शास्त्रार्थ हैं, क्यों नहीं मानना चाहिए, क्यों मानना चाहिए, पर वो हमारा विषय नहीं है। लेकिन इतना पता होना चाहिए इनके 5 महाकाव्यों के नाम क्या है। विल्लण का विक्रमांक देव चरितम, ठीक है, और कल्लण की राजतरंगी, ऐतिहासिक ग्रंथ हैं ये दोस्तों, दोनों के दोनों ऐतिहासिक ग्रंथ हैं, है ना। इनमें इतिहास के बारे में, सारे राजाओं के बारे में सारी चर्चाएं की गई हैं, तो ये ऐतिहासिक ग्रंथों के बारे में भी जानकारी होनी चाहिए। अब इस आज के जो पार्ट 1 की जो अंतिम स्लाइड है वो हमारे सामने है, पीडीएफ अंतिम पृष्ठ है इसका। हाँ, गीति काव्यों या लघु काव्यों के प्राचीन लेखकों में भर्तृहरि, अभी देखिए ऊपर हमने क्या पढ़ा था, काव्य थे ऊपर, है ना, नाटक भी पढ़े देख लिए, महाकवि देख लिए, प्राचीन महाकवि। अब यहाँ पर जो गीति काव्यों लघु काव्यों वालों के वर्णन आ रहे हैं, जैसे भर्तृहरि के त्रिशतक, नीति है, श्रृंगार है, वैराग्य, इसी क्रम में याद करना, पहला नीति, श्रृंगार, वैराग्य, नीति के बाद इनको श्रृंगार, श्रृंगार के बाद इनको वैराग्य हुआ था, तो तीनों के शतक इन्होंने लिखे। अमरु का अमरु शतकम, जयदेव का गीति गोविंदम, पंडितराज जगन्नाथ का भामिनी विलास, रमणीयार्थ प्रतिपादक शब्द काव्यम, है ना, इनका काव्य का लक्षण। चलिए इत्यादि प्रसिद्ध हैं। गद्य कवियों में सुबंधु की वासव दत्ता, श्लेष प्रधान, है ना, बहुत अच्छा इन्होंने श्लेष का प्रयोग किया है उसमें। बाणभट्ट की हर्षचरितम कादंबरी। अब मुझे इन सब के लेखक जो जो किताबें या नाम है ना, इनके मुझे कितने खंड, कितने अंक या कितने का इसमें जो है सर्ग हैं, कितने भाग हैं, ये पता होना चाहिए, ठीक है, तभी मैं अच्छे से टीजीटी की तैयारी कर रहा हूं या कर रही हूं। अगर ये मुझे पता नहीं है तो दोस्तों टीजीटी की तैयारी आप सही से नहीं कर रहे। ये सारी चीजें जितनों के नाम लिखे हैं, सारे नहीं करने पर जो नाम लिखे उनके पता होने चाहिए। दंडी का 10 कुमार चरितम भी एक जो है, अंबिका दत्त व्यास का शिवराज विजय, है ना, ये क्या है, विख्यात हैं लघु काव्य, इनको या गीति काव्य या लघु काव्य के रूप में जाना जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब जो हमारे जो हैं, अब जो हमारे आगे आ रहे हैं वो संस्कृत साहित्य परंपरा की नींव डालने वाले लोग हैं। संस्कृत साहित्य की नींव जिन्होंने डाली वो लोग हैं जो अब हमारी संख्या में आगे गिनतियों में जो आ रहे हैं, जिन्होंने संस्कृत को एक शास्त्र, साहित्य को एक शास्त्र के रूप में परिचय कराया, उसकी एक समीक्षा की। जैसे इसके विषय में भरत मुनि का एक नाट्य शास्त्र है, ये 4 अलंकारों को मुख्य मानते हैं, ठीक है, भामा का काव्य अलंकार, ठीक है। अच्छा, इनके अनुसार ना आप लोग जो है लक्षण भी जानने का प्रयास करेंगे, काव्य के लक्षण इन्होंने क्या क्या किए। दंडी का काव्यादर्श, ठीक है, वामन का काव्य अलंकार सूत्र, रीतिरात्मा काव्यस्य, आनंदवर्धन का ध्वन्यालोक, काव्यस्य आत्मा ध्वनि रीति, काव्यस्य आत्मा ध्वनि ही, इस तरीके से इन्होंने। मम्मट का काव्य प्रकाश, बड़ा साहित्य का प्रिय ग्रंथ, सबका साहित्य शास्त्र का सबसे बेसिक प्रिय ग्रंथ, जो कि हम लोग लगभग अगर आप बीए करते हैं या फिर शास्त्री भी करते हैं तो आप इसको जरूर पढ़ने का आपको अवसर मिलता है। हालांकि मुझे यह अवसर एमए संस्कृत में मिला था, जब मैंने दिल्ली यूनिवर्सिटी से पढ़ा तो एमए संस्कृत में मुझे यह अवसर मिला इसको पढ़ने का, अन्यथा मैं इसे पढ़ नहीं पाता क्योंकि मैं व्याकरण का छात्र रहा हूं, लेकिन एमए संस्कृत में मैंने ये पढ़ा। तो काव्य प्रकाश मम्मट का और विश्वनाथ का साहित्य दर्पण, ठीक है। अब इन सभी जो लेखक, ये कवि हैं, ये साहित्य अपनी अपनी एक इन्होंने अपनी एक धारा चलाई, अपनी साहित्य की धारा इनकी, अपने आप हिसाब से इन्होंने अपने अलग अलग चीजों को माना। मम्मट ने अपने काव्य प्रकाश में इन सबका खंडन भी किया और सबका बताया, जिसका खंडन किया उन्होंने। और उसके बाद विश्वनाथ जी हैं, इन्होंने साहित्य दर्पण वाक्यम रसात्मकम काव्यम। अच्छा, आप लोगों को एक बात बता दूं, अब विश्वनाथ जी का नाम आ गया है तो मुझे एक चीज स्मरण हुआ ही है। पिछले जब 2019 में केवीएस टीजीटी का प्रश्न पत्र हुआ था, 19 की बात कर रहा हूं, जिसमें मेरा चयन हुआ था,
उसमें हिंदी वाले सेक्शन में, क्योंकि संस्कृत तो आती नहीं थी, कॉमन टीजीटी के पेपर होते थे, लेकिन हिंदी के जो 10 प्रश्न थे इस सेक्शन में ये प्रश्न पूछा गया था, वाक्यम रसात्मकम काव्यम, ये जो है काव्य का लक्षण किसने दिया, इस तरीके से ही प्रश्न था, अगर मुझे सही स्मरण है तो वहां पर विश्वनाथ जी शायद ऑप्शन में विश्वनाथ भी थे, तो ये मैंने टिक किया था। तो मैं बता देता हूं, क्योंकि हिंदी साहित्य का उद्भव एक सिलेबस में था, हिंदी साहित्य का इतिहास, तो इतिहास में आपको विश्वनाथ जी का नाम जरूर मिलेगा हिंदी में भी, तो संस्कृत में तो है ही है, याद कर लीजिएगा। इन सबके काव्यों के लक्षण आपको याद होने चाहिए, एज अ टीजीटी संस्कृत एस्पिरेंट आपको इनके लक्षण सभी के याद होने चाहिए जहां ये नाम गिनाए गए हैं। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। जगन्नाथ का रसगंगाधर है, रमणीयार्थ प्रतिपादक शब्द काव्यम, प्रभृति लेखकों की लंबी परंपरा उपलब्ध है। इसी प्रकार व्याकरण, दर्शन शास्त्र, धर्मशास्त्र, राजनीति, आयुर्वेद, ज्योतिष आदि शास्त्रों की स्वतंत्र एवं दीर्घ परंपरा चली है। इसमें सहस्त्र अधिक ग्रंथ संस्कृत के गौरव की वृद्धि करते हैं। ठीक है, बहुत सारे ग्रंथ क्या करते हैं, संस्कृत के गौरव की वृद्धि करते हैं। सहस्त्र से अधिक ग्रंथ है ना, हजारों ग्रंथ इसमें है। अब व्याकरण, दर्शन शास्त्र, धर्मशास्त्र, राजनीति और इन सबकी जो पाठ्यक्रम में भूमिका में आगे दिए गए होंगे उसको हम भाग 2 में डिस्कस करेंगे। आज के लिए भाग 1 के रूप में, पार्ट 1 के रूप में हम इसको यहीं तक रखेंगे। और दोस्तों, इस आपके जो हित में लगा हुआ यह चैनल जो है केवीएस टीचिंग बायोलॉजी, कृपया करके इसको दोस्तों तक पहुंचाइए, अपने दोस्तों तक अधिक से अधिक लोगों को जोड़िए, जिससे मुझे भी एक अभिप्रेरणा आप लोगों से जुड़ी रहने की मिले और मैं आप लोगों की ज्यादा से ज्यादा सहायता कर पाऊं जितने मेरे अधिकार क्षेत्र में है। बाकी सब मेरा कुछ नहीं, आप सभी का प्रयास है। आप सब जितना अच्छा मेहनत करेंगे उतना आप लोग, ये बात कटु सत्य है। कोचिंग वाले भी देखिए, मैं अगर 245 सीट मानूं, 240-45 जो भी है, एक कोचिंग भले उसको पता है 245 सीट है, लेकिन एक कोचिंग वाला भी हजारों लोगों को रजिस्टर कर लेता है ना, क्योंकि उम्मीद से सब लोग रजिस्ट्रेशन लेते हैं और उम्मीद से ही पढ़ाई करते हैं। तो मेरे साथ भी लोग हजारों जुड़ेंगे और बड़ी अच्छी खुशी की बात है, 1000 लोग जुड़ भी चुके हैं और आगे चल के हो सकता है ये 2000-3000 भी हो जाए। ठीक है, पूरी संभावना है। तो सीट तो 245 है, तो सीधा सीधा कहा जाएगा ये तो एक वो है, लेकिन सारे नहीं पढ़ते हैं दोस्तों, सारे मेहनत नहीं करते हैं। वो जितने सेलेक्ट होते हैं ना, हकीकत में मेहनत करने वाले भी उतने ही होते हैं। ऐसे तो लाखों लोग यूपीएससी के एग्जाम में बैठते हैं, तो क्या सारे तो नहीं सेलेक्ट हो जाते हैं? वो एक्चुअली में जो वास्तव में उस संघर्ष से लड़ने वाले लोग हैं ना, वो होते ही उतने हैं जितने सेलेक्ट होते हैं। तो ऐसे ही है, कभी कभी हम बहुत कुछ कम नंबरों से रह जाते हैं, तो वो चीजें भी हैं, सारी चीजें। तो जो पढ़ेगा और जो अपने आप को इसमें झोंक देगा, ठीक है, आप बस ये मान के चलिए आपके पास सिर्फ और सिर्फ 2 महीने का समय है, जनवरी और फरवरी। जनवरी और फरवरी के बाद एग्जाम कभी भी हो सकता है। मैं ये नहीं कहूंगा जुलाई में भी जा सकता है, कोई कारण आ गया तो जुलाई में चला जाए, लेकिन जनवरी फरवरी गारंटी है, इसमें नहीं होना चाहिए, बिल्कुल नहीं होना चाहिए। ठीक है, जनवरी में ये एलडीई के एग्जाम से निवृत्त होंगे। एलडीई प्रमोशन वाली पोस्ट मैं बताया हूं कहीं आपको, एलडीसी ही लिमिटेड डिपार्टमेंट कंपटीशन एग्जाम जो है उससे निवृत्त हो पाएंगे 22 जनवरी को। तो कम से कम केवी का रूल है कि 1 महीने पहले आपको एग्जाम के बारे में पता चल जाता है, 1 महीने पहले नोटिफिकेशन डाल दिया जाता है। तो 22 जनवरी का नोटिफिकेशन जो डाला जाएगा तब भी वो फरवरी के लास्ट में जाएगा। तो ये मान लीजिए जनवरी फरवरी सेफ है, जनवरी फरवरी में आपके पास कोई भी एग्जाम नहीं है। तो इस दृष्टि से आप तैयारी करिए कि आप 2 महीने में इसको क्रॉस कर जाएं। ठीक है, आज मैंने इसमें बहुत सारी बेसिक सी चीजें बताई हैं, मुझे लगता है 1-2 दिन आप इसको पढ़िए। अगला में भाग है साप्ताहिक लेके आऊंगा इस सेमुसी को, अगला भाग में जल्द आपको लाऊंगा, लेकिन इसमें बहुत सारी बेसिक सी चीजें हैं, आपको समय लगेगा, इसके लिए नोट्स बना लीजिए, किसके कितने नाटक हैं, किसके क्या है, एक पीडीएफ के रूप में मैं उपलब्ध करा दूंगा, लेकिन तब तक आपको अगर कहीं से मिलता है तो इसके बना लीजिए। मैंने सारी चीजें इसमें आपको स्पष्ट कर दी हैं। तो इसी के साथ दोस्तों बने रहिए और लोगों को भी जोड़िए। ठीक है, अगर आप मेरे लिए, कई लोगों ने कहा सर कोई फीस ले लीजिए, लेकिन हमको अच्छे से ऐसे बता दीजिए जिससे हमारा सिलेक्शन हो जाए। मैं बता देता हूं, इसमें मुझे नाम लेने की आवश्यकता नहीं है, ये कॉमन सी बात है। अगर मैं आप लोगों की जगह होता तो मैं भी इसी तरीके से बेचैन रहता नौकरी पाने के लिए, जैसा कि मैं था भी। सही बता दूं, सबकी अपनी अपनी नीड्स होती हैं और नौकरी तो बहुत बड़ी नीड होती है। ठीक है, मैं समझता हूं क्योंकि मैं भी उसी फील्ड से आया हूं।
तो मैं समझता हूँ कैसी क्या नीड है, इसकी तड़प क्या होती है मैं जानता हूँ, इसके लिए बेचैनी क्या होती है मैं जानता हूँ। रातों की नींद खो जाती है दोस्तों जब आपकी मजबूरी आपके सामने हो। ठीक है, कई दोस्त आप लोगों में से बाहर रहते होंगे, है ना, मित्र वर्ग, है ना, और कई जो है घरेलू महिलाएं भी हैं, गृहिणी के रूप में भी हैं। अच्छा, जो घरेलू हैं, घर पे भी रहने वाले, उनकी भी अपनी अपनी सबकी समस्याएं हैं, है ना। कोई बाहर नहीं निकल पाता, किसी ने हिम्मत नहीं की निकलने की, या फिर किसी को निकलने नहीं दिया गया, बहुत सारी समस्याएं हैं, वो डिस्कस मुझे नहीं करनी है। आप मुझसे बेहतर आप सभी लोग अपनी समस्याओं को समझते होंगे। लेकिन हाँ, एक कोई चीज है जो आपको मोटिवेट करती है पढ़ने के लिए, कोई ना कोई एक चीज है आपके अंदर, है ना। उसके लिए आप कोई बहुत सारी और चीजों को आप नेगलेक्ट कर सकते हैं। ऐसी कोई एक उम्मीद है आपके अंदर जो आप स्वयं जानते हैं, उसको खोजिए और उसके आधार पर आगे बढ़िए। दोस्तों, आप में से जो अच्छा करेगा वो सिलेक्शन पाएगा, सीधी बात ये है। ठीक है, अगर मेरे लिए आप वास्तव में कुछ करना चाहते हैं, अगर आपको लगता है कि मुझे कुछ आपका, तो दोस्तों कम से कम ज्यादा से ज्यादा लोगों को इससे जोड़िए और संस्कृत का लाभ उन तक पहुंचाइए। ठीक है, कोई भी शुल्क, कोई भी फीस इस बैच में आपसे नहीं ली जा रही है। ठीक है, ना ही केवीएस टीजीटी संस्कृत के लिए आगे जारी रखूंगा इंटरव्यू सीरीज भी, उसमें कोई भी फीस मैं आप लोगों से पेड नहीं करवाऊंगा, ये आप लोगों को मैं प्रॉमिस पहले ही कर चुका हूं। तो ये चीजें हैं, बहुत सारी चीजें हैं, बस बने रहिए और जुड़े रहिए इसी तरीके से, और आप अपनी तैयारी करते रहिए। आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।